हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड ये जान के बहुत खुशी हो रही है कि जो सजेशंस मैं आपको दे रहा हूँ वीडियोस में, दे आर वेरी हेल्पफुल टू यू। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में वहाँ से स्ट्राइक कर रहे हैं, तो थैंक्स टू ऑलमाइटी गॉड। एंड इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग द important questions of MCO 04 business environment. And as you know, it's a very बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, लॉज हैं। एंड इस चैप्टर को मैंने 2020 क्वेश्चंस फॉर्मेट में इसको तैयार किया है राइट नाउ। एंड यहाँ पे 20 लॉन्ग आंसर्स एंड 20 शॉर्ट आंसर्स। तो ये इस तरीके से मैंने इसका इक्वेशन फ्रेम किया है फॉर दिस जून एग्जामिनेशन, सो दैट ज़्यादा कम से कम पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अपने को मिल जाए। दैट इज़ द मेन मोटो। एंड स्टार्ट करते हैं वीडियो। एंड बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, काइंडली मेक श्योर दैट आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। एंड ऑल्सो जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस करके रखिए, सो दैट यू गेट द इम्पॉर्टेंट अपडेट्स। एंड वन थिंग मोर, दोज हु हैव परचेज्ड माय स्टडी मटेरियल्स और जिनके पास में ओल्ड स्टडी मटेरियल्स हैं, तो आई विल एडवाइज टू फॉलो दिस रैदर बिकॉज दिस इज़ द अपडेटेड वर्जन। ओके, सो जो पहला क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड डिस्क्राइब द डिफरेंट कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। एंड इसके बारे में मैंने बहुत बार आपको प्रीवियस वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया है। So I will brief you up little bit. Like business environment, it is the sum of all the internal and external factors that affect the working or operations of a business environment directly or indirectly. And all the business units, they study this business environment. इसकी बहुत importance है. This is the significance. Like because a business enterprise can identify what are the opportunities are there for him to grow and expand, what are the threats, and how it can utilize the available resources properly. Then how because the world is changing, how it can adapt, how it can incorporate the new changes and framing policies and strategies. And इसके जो second part है that is components of business environment. Quite a lot of times इस चीज़ को भी मैंने बहुत बार explain किया है that there are micro and macro environment. तो इस क्वेश्चन को भी आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एंड ये जो बहुत बार मैंने इसको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, सो आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। ओके, ये है सेकंड क्वेश्चन दैट इज व्हाट इज एनवायरमेंटल स्कैनिंग, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड स्टेट द वेरियस अप्रोचेस एंड प्रोसेसेस ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग। नाउ ये जो अप्रोचेस, बेसिकली ये जो प्रोसेस वाला चीज़ है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। एज यू नो फ्रेंड्स, जिनको मालूम नहीं है कि एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या होती है, तो लेट मी टेल यू दैट एनवायरमेंटल स्कैनिंग हियर इज़ नॉट रिफर्स टू एनवायरनमेंट, इट रिफर्स टू द बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है। एंड बेसिकली कंपनी ये चीज़ करती है टू एनालाइज, टू फाइंड आउट द अपॉर्चुनिटीज़ एंड जो थ्रेट्स हैं, तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए कंपनी डज एनवायरमेंटल स्कैनिंग। ठीक है, उसकी अच्छे से एनालिसिस करती है। एंड बेसिकली इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, टू आइडेंटिफाई द कस्टमर्स, देयर टेस्ट प्रेफरेंसेस एंड हाउ न्यू टेक्नोलॉजी अगर कोई मार्केट में है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन, तो दैट। नाउ इसकी प्रोसेसेस की बात करें, एनवायरमेंटल स्कैनिंग, द डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग, तो ये कैसे हम लोग करते हैं, हाउ ए कंपनी डज एनवायरमेंटल स्कैनिंग। सो फर्स्टली इट विल आइडेंटिफाई ऑल द वेरिएबल्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये व्हाट आर द एनवायरनमेंट्स, व्हाट आर द वेरिएबल्स, एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स हैं जहाँ पे स्कैनिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, पॉलिटिकल, ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिसको बिजनेस एंटरप्राइज स्कैन करती है टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। And what are the sources of information from where we can analyze, then selecting the approach. As we know, 3 types of approach are there, तो एक approach को select करना होता है। Then we have what are the methods and techniques used for environmental scanning and the factors that affects environmental scanning, and lastly preparing ETOP file। तो ये है main इसके processes of environmental scanning।
जो थर्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड दैट इज़ ऑन सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, व्हाट इज सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट एंड इसके मेन एलिमेंट्स, व्हाट आर इट्स एलिमेंट्स। एज वी नो सोशियो कल्चरल मीन्स इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ सोशल एंड कल्चर, क्योंकि दोनों ही रिलेटेड टर्म्स हैं। वेयर देयर इज सोसाइटी देयर इज कल्चर, सो ए सोसाइटी कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट द कल्चर। तो इसके मेन जो कंपोनेंट्स हैं उस पर आपको ध्यान देना है। लाइक फॉर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे कल्चर, हर सोसाइटी का एक कल्चर होता है, लैंग्वेज होता है, रिलीजन होता है, वहाँ पे लिटरेसी रेट होती है, फैमिली कंपोनेंट्स होते हैं, कस्टमर्स के उनके चॉइसेस होते हैं, फैशन स्टाइल्स, सोशल क्लासेस होती है, सो लाइक दैट, एंड लास्टली फैमिली। तो ये सारी चीज़ों को ईजिली हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, एंड ऑल्सो write the dimensions of social responsibility. So basically social responsibility refers to the obligation of a business firm to towards the society, क्योंकि business exist due to the help of society. सोसाइटी से लेबर आते हैं और सोसाइटी है जो उसके गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ करती है। तो इन दैट टर्म्स बिजनेस हैज़ should be responsible to society, because a business cannot run if it is not responsible to society. इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो मैंने यहाँ पे ब्रीफ ऑफ किए हुए हैं। लाइक इट एनहांसेस द पब्लिक इमेज ऑफ द कंपनी। पब्लिक इमेज बढ़ेगी तो इट विल रिजल्ट इन मोर सेल्स एंड द कंपनी विल अर्न मोर प्रॉफिट्स, एंड देयर इज अ गुड रिलेशंस विद कस्टमर्स। Then we have, it can sustainability, that means the business can run for a longer time. There is professional growth and expansion of its management, its employees, and it also provides employment opportunities to the society. And there are some disadvantages also, being क्योंकि हर concept के advantages and disadvantages होते हैं, for every coin has two faces, right? तो on that principle everything works. ये कुछ हैं disadvantages, like if the firm is not responsible, it affects its image, it results in higher cost because the company has to undertake a lot of social works. Then it also hampers the interest of the shareholders, because shareholders, they invest money and they need money, I mean return, profit. So if the society will distribute its profit to the society, then वो लोग नाराज भी हो सकते हैं, तो दैट विल हैम्पर द इन्वेस्टमेंट रेशियो, clashes of business objectives, and a business firm cannot maintain the secrecy. That means it has to publish its working towards the society. So that is one of the reason कि वो बहुत अच्छे से मतलब अपनी जो बिजनेस सीक्रेट्स हैं, प्रॉफिट्स लॉसेस, उसके जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो सीक्रेट नहीं रख पाती। Now we will talk about the dimensions of business responsibility towards its stakeholders. तो ये कुछ स्टेक होल्डर्स हैं। स्टेक होल्डर्स इंक्लूड शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, देन गवर्नमेंट, सोसाइटी, मतलब वो सारे लोग जिनको इंटरेस्ट है कंपनी में, तो दे आर कॉल्ड स्टेक होल्डर्स। एंड इनके जो टुवर्ड्स दिस स्टेक होल्डर्स एवरी फर्म इज रिस्पॉन्सिबल। तो ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्जाम्स में। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्टेट द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी ऑफ 1991। इसको मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है अपने प्रीवियस वीडियोस में, एंड ये ऐसा टॉपिक है ना एमकॉम का कि ऑलमोस्ट बहुत सारे सब्जेक्ट्स में है इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी ऑफ 1991। तो इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है, इसको बहुत अच्छे से करना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, इसको स्किप कर देते हैं बिकॉज इसको बहुत बार मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है, एंड वी हैव टू कवर ए लॉट ऑफ थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज MRTP, दैट इज मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969, और इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। एंड बेसिकली दिस एक्ट वाज पास्ड इन 1965 टू प्रोटेक्ट और restrict the practices of monopolistic power by large business organizations, and for this the government of India formed this MRTP commission, and इसके जो main objectives हैं, that is these are the main objectives of MRTP: to prevent concentration of economic power,
इकोनॉमिक दैट मीन्स वेल्थ का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो फ्यू हैंड्स में नहीं होके इट शुड बी स्कैटर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड and it prohibits monopolistic trade practices, it prohibits restrictive trade practices and unfair trade practices. ये बहुत ही important part है my dear for your exam because यहाँ पे this monopolistic trade MTP, RTP and UTP, तो ये तीनों के ऊपर आप जितना पढ़ सकते हैं that is better for you, right? तो जैसे कि यहाँ पे मैंने MTP मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस के बारे में लिखा है. व्हाट आर द प्रैक्टिसेस, जैसे चार्जिंग हाई प्राइसेस, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हाई प्रॉफिट्स, देन मेकिंग एफर्ट्स टू रिड्यूस कंपटीशन इन द मार्केट, देन लिमिटेड टेक्निकल डेवलपमेंट, लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड लो क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो दीज आर फ्यू प्रैक्टिसेस ऑफ MTP मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस. एंड जो एक्ट में कुछ प्रोविजंस हैं उसको आपको ध्यान में रखना है. दीज आर द फ्यू प्रोविजंस. एंड आगे चलते हैं. RTP रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस. इट रिफर्स टू द ट्रेड प्रैक्टिसेस विच प्रिवेंट्स और रेस्ट्रिक्ट द कंपटीशन. क्योंकि कंपटीशन अगर कम होगा तो ऑब्वियसली दैट विल हैम्पर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री एंड दैट रिजल्ट्स इन मोनोपोली. तो मोनोपोली कोई भी कंट्री के लिए, कोई भी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं होता है. तो हमेशा द गवर्नमेंट ऑलवेज एनकरेजेस कंपटीशन. ओके, तो ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं, जैसे रिफ्यूज़ल टू डील, कि भाई डील नहीं करना है तो रिफ्यूज़. देन टाई अप सेल्स, कि भाई अगर आप चावल लेंगे तो आपके साथ में, आपको अगर चावल चाहिए तो उसके साथ में आपको कुछ और भी आइटम्स लेने पड़ेंगे. देन एक्सक्लूसिव डीलिंग्स आर देयर, दैट इज़ ओनली फॉर फ्यू पीपल. देन कलेक्टिव एग्रीमेंट्स, दैन डिस्क्रिमिनेटरी डीलिंग्स. तो ये कुछ हैं रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस जो एवरी कंट्री में, बहुत सारे और भी हैं, तो इनको आप बिल्कुल पढ़ के जाएं एग्जाम्स के लिए. देन वी हैव अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जो MRTP एक्ट में 4th पॉइंट था. एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं. एंड इनफैक्ट वी नो अबाउट दिस. सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि ये हमारे साथ में ऑलरेडी होते हैं, लाइक मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स एंड फॉल्स रिप्रेजेंटेशन. तो ये तो हम लोग जानते हैं, टेलीविजन में जो एड्स आते हैं दे आर नॉट फॉल्स रिप्रेजेंटेशन होता है. देन और भी बहुत सारी हैं, जैसे बार्गेन ओवर सेल, बेट्स विद सेलिंग, देन ऑफरिंग गिफ्ट्स एंड प्राइजेस, देन प्रोडक्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर उनके ISI मार्क जो होता है, अगर वो चीज़ नहीं है. देन होर्डिंग ऑफ गुड्स, दैट मीन्स गुड्स को स्टॉक करके रखना. सो दैट इज़ वन ऑफ द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. सो लाइक दैट. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड व्हाट आर द डिफरेंट राइट्स गिवन टू द कंज्यूमर्स अंडर दिस एक्ट एंड हाउ कैन ए कंज्यूमर फाइल द कंप्लेंट अंडर दिस एक्ट. तो एज वी नो, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, this act was set up by the government of India and इसमें बहुत ही important act है as far as India is concerned. and these are the different rights given to the customers in this act, जैसे right to safety, right to choose, right to informed, right to be educated, right to be heard and right to compensation. तो these are the 6 major acts. एंड अगर कोई कस्टमर अगर कंप्लेन करना चाहता है टू ऑफ अ कंपनी, सो दिस प्रोसेसेस, मतलब किस तरीके से कंप्लेन कर सकता है, ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम्स में मिल सकते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट एंड डिस्क्राइब द वेरियस स्कीम्स थ्रू विच वर्कर्स कैन पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट. मेरे जो पुराने ओल्ड दिसंबर या उससे पहले जो स्टडी मटेरियल्स हैं उसमें ये क्वेश्चन नहीं है, तो ये क्वेश्चन भी कॉमन है, बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड दिस इज़ वर्कर्स पार्टिसिपेशन. बेसिकली यहाँ पे वर्कर लोगों को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन के लिए अलाउ किया जाता है. सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग द वर्कर्स पार्टिसिपेट इन द डिसीशंस मेकिंग प्रोसेस ऑफ द मैनेजमेंट. एंड व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस वर्किंग पार्टिसिपेशन. फर्स्टली अचीविंग हायर प्रोडक्टिविटी, बिकॉज यहाँ से वर्कर्स का जो मोराल है दैट विल इंक्रीज एंड दे विल वर्क हार्ड. देन ग्रेटर एफिशिएंसी एंड जॉब सेटिस्फैक्शन फॉर वर्कर्स एंड there is improved industrial relations among workers and management, then better discipline
and improved operation of the safety measures and welfare activities, and developing a sense of belongingness, जो loyalty and harmonious relation between the workers and management. So like this, इसके nature, then some schemes. Yes, schemes of participation is very very important, I tell you. एग्ज़ाम्स में ये स्कीम्स ऑफ पार्टिसिपेशन बहुत बार पहले आया हुआ है, तो इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है. एंड जो डिफरेंट स्कीम्स हैं जो कंपनी यूज़ करती है, लाइक वर्क कमेटी बनाती है, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल बना सकती है, देन वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड शॉप काउंसिल जॉइंट बोर्ड्स. तो ऐसे कुछ कुछ एक कमिटीज़, ग्रुप्स, टीम्स बनाती है which are a part of schemes. Number 9, what is money market and what are the important instruments traded in the Indian money market, and what are the deficiencies of Indian money market? As we know, money market is a place where securities are bought and sold, and this money market is important. Like इसकी जो significance है ये आप highlight कर सकते हैं, learn कर सकते हैं for your exam. And the main instruments के बारे में मैंने बहुत बार पहले भी वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया है. These are the important constituents of Indian money market, like call money market, treasury bills. Then we have repo and reverse repo rate, commercial bill market. Then CP, that is certificate of CD, that is certificate of deposit. CP is commercial paper, and money market mutual funds. तो ये कुछ important 7 instruments हैं, constituents हैं, elements हैं, components हैं of Indian money market जो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. एंड डू वॉच माई प्रीवियस वीडियोज़ ऑन दिस ऑल्सो, बिकॉज वहाँ पे भी मैंने काफ़ी बार इसको एक्सप्लेन किया है. ओके आगे देखते हैं मेन डेफिशिएंसीज, जो वीकनेसेस हैं इंडियन मनी मार्केट की. उसमें जो सबसे पहला है दैट इज़ अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट. इतना अच्छा ऑर्गेनाइज्ड, इतना अच्छा सिस्टम नहीं है इंडियन मनी मार्केट का. एंड देयर इज़ ए लैक ऑफ इंटीग्रेशन बिटवीन RBI, NSE, BSE एंड ऑल अदर such institutions, and the different rate of interest are there in different states, so that is one of the problem. Then there is a shortage of funds, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा डेवलप नहीं हो पाता है. एंड some seasonal contingencies are there, and inadequate banking facilities still exist in some parts of India. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 10, what is capital market and describe the ways of issuing fresh securities in the capital market. ये क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है. एंड यहाँ पे आपको याद रखना है द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड मतलब कोई भी एक कंपनी अगर फ्रेश इशू करना चाहती है सिक्योरिटीज़, अपने जो इक्विटी शेयर कैपिटल हैं या बॉन्ड्स हैं, तो व्हाट स्टेप्स इट कैन टेक. तो इसमें सबसे पहले है दैट इज़ पब्लिक इशू कर सकती है थ्रू प्रोस्पेक्टस. दिस इज़ द मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर वे. दैन इट कैन डायरेक्टली ऑफर फॉर सेल टू द शेयर होल्डर्स. प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज को दे सकती है एंड रिटर्न दे विल सेल द शेयर्स. बुक बिल्डिंग कर सकती है एंड राइट इशू कर सकती है. तो दीज आर द 5 पॉपुलर वेज एंड मेथड्स ऑफ मेकिंग ए फ्रेश इशू इन द इंडियन कैपिटल मार्केट. ओके, क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑन स्टॉक एक्सचेंज, और जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कैपिटल मार्केट. इसके मेन फंक्शंस क्या हैं एंड व्हाई स्टॉक एक्सचेंजेस आर इम्पॉर्टेंट. वी नो अबाउट स्टॉक एक्सचेंजेस, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो यू नो अबाउट दिस. दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस. इसके जो मेन फंक्शंस हैं, इट प्रोवाइड्स रेडी मार्केट टू बाय एंड सेल. इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द शेयर्स प्राइसेस टू द कस्टमर्स. दैन सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. इट मोबिलाइजेज द सेविंग्स, जो हम पब्लिक जो सेव करती है पैसा, सो इट कैन इन्वेस्ट दैट सेविंग्स इन दिस मार्केट. इट इज़ वन ऑफ द बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ. कोई भी कंट्री का जो शेयर मार्केट होता है वहाँ से उसका इकोनॉमिक ग्रोथ का पता चलता है. ठीक है, अगर राइजिंग है तो दैट मीन्स द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री इज़ गुड. एंड द गवर्नमेंट कैन बेटर यूटिलाइजेशन द फंड्स, अवेलेबल फंड्स, उनको बहुत अच्छे से एलोकेट कर सकता है. तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस एंड दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस. दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वाई स्टॉक एक्सचेंजेस आर इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे बेसिकली 2 पार्ट में ये क्वेश्चन है, लाइक हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू द कंपनीज एंड हाउ
स्टॉक एक्सचेंजेस आर इंपॉर्टेंट टू द इन्वेस्टर्स। कॉमन टॉपिक है, इजी है, अपने वर्ड्स में इसको हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द रोल ऑफ सेबी, दैट इज स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन रेगुलेटिंग द कैपिटल मार्केट। तो सेबी के जो मेन फंक्शंस हैं, दैट इज पहला जो फंक्शन है दैट इज प्रोटेक्टिव फंक्शन, मतलब प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टमेंट को, इन्वेस्टर्स को। देन सम रेगुलेटरी फंक्शंस आर देयर एंड सम डेवलपमेंटल फंक्शंस आर देयर। तो ये मेन जो 3 फंक्शंस हैं सेबी के, इसको बहुत अच्छे से आपको रिवाइज करना है फॉर द एग्जाम्स। ओके, एंड ये कुछ पावर भी आप हाईलाइट कर सकते हैं, पावर ऑफ सेबी एंड सम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ सेबी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स एंड व्हाट आर द मेजर्स टेकन बाय द कंपनीज टू इनकॉर्पोरेट corporate governance. We know that like what is corporate governance, like it is a set of rules and regulations used by the firm to control and direct its activities, and इसके जो main objectives होते हैं, that is to make the company compliance with the laws, that means abide by the laws, and to enhance the performance of the company, to be accountable and responsible to the stakeholders, and a company should commit to the growth and expansion. And इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट है गवर्नमेंट, दैट इज़ मेजर्स फॉर द गुड गवर्नेंस। ये कंपनी क्या कर सकती है टू हैव ए गुड गवर्नेंस, राइट? सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप रिवाइज कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। वाई इज़ इंडिया इन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन डेवलपिंग इंडियन इकोनॉमी। तो जो पहला जो पार्ट है, दैट इज़ इंडिया, वाई इंडिया इज़ अंडर डेवलप्ड, वी नो अबाउट दैट, दैट इज़ लो पर कैपिटा इनकम, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लैक ऑफ कैपिटल, पुअर है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कॉमन टॉपिक है। एंड ये हैं कुछ रोल जो पब्लिक सेक्टर, दैट मीन्स जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, like how it enhances the economic growth of a country. That is, it helps in capital formation, then it helps in creation of employment opportunities, then development of all the regions, because India में सारी जगह पे सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, एंड लाइक दैट। चलते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया एंड व्हाट इज़ द रेशनल behind such planning and what are its main features। तो ये क्वेश्चन आपको रिवाइज करना है फॉर दिस एग्जाम। एंड इकोनॉमिक प्लानिंग एज वी नो, लाइक एवरी 5 years में इंडिया में होती है, राइट फ्रॉम 1950, एंड दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। लाइक इट वांट्स टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया, मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज शुड बी गिवन टू द पीपल, इंडिया शुड बी सेल्फ रिलायंट, दैट मीन्स इट शुड नॉट should not import essential commodities from outside, and economic stability होनी चाहिए। It always aims for social welfare because India is a democratic country and social welfare is a must. All the regions should be equally developed. This is the 6th one. It should achieve sustainable development. That means we should use the resources judiciously and should preserve for the future use, reduction of economic inequalities, social justice, and like that. And what is the rationale behind such planning? Why it is done? Basically, it is due to the failure of market mechanism. Sometimes it happens, and there is a need to strike a changed equation with developed countries. That means we should match steps with developed countries, for which we need economic planning. And we should ensure social justice. That means every social group should be given equal opportunities and mobilization and allocation of resources all throughout the India. And again, like इसके main features, what are the main features of economic planning? Basically ये जो main features हैं, firstly it is indicative in nature, then it is a physical planning, and basically it is social in nature. And Indian plans are generally comprehensive, that means it covers a wide number of subjects, and जो डेटा बेस है, इंफॉर्मेशन बेस है, दैट इज़ लिटिल बिट पुअर। क्वेश्चन नंबर 16, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कॉमन क्वेश्चन, SSI, स्मॉल स्केल सेक्टर इन इंडिया, इसके वीकनेसेस, इसके मेजर्स, इसको बहुत बार मैंने प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है। डू वॉच माई प्रीवियस वीडियोज़ ऑल्सो। ओके,
small scale sector, how like they can be developed, different programs for promotion. Okay, question number 17, what is privatization, what are its main objects, how privatization is done in India, and describe its advantages and disadvantages. As we know, like giving the ownership and management of the public sector enterprises to the private sector is what is termed as privatization. And main objectives जो होता है, that is inflow of FDI, foreign direct investment, and improving the efficiency of public sector enterprises, because most of these PSUs are running in losses, तो इनको और develop करना है. And these are the ways of doing privatization. The government can transfer the ownership or a part of ownership and through disinvestment. And इसके बहुत सारे advantages हैं. That means it results in efficient management, more profits to the public sector, and efficient use of, because private sector it uses ज़्यादा अच्छे से use कर सकता है resources. Question number 8, BOP, balance of payment, and what are the measures taken by the government to correct the disequilibrium of balance of payment. ये भी बहुत ही common question है. ऑलमोस्ट ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट एमकॉम के एवरी सब्जेक्ट में ये इसका प्रेजेंस है. तो इसके बारे में भी मैंने बहुत बार आपको एक्सप्लेन किया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में. ओके, आगे चलते हैं. WTO, इसके मेन ऑब्जेक्ट्स एंड इसके मेन फंक्शंस, ये दो चीज़ आपको यहाँ से करनी है WTO के बारे में. इसको भी मैंने आपके प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किए हैं. ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, दैट इज़ द रैशनल बिहाइंड द ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी बाय TNC, दैट इज़ ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन. यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कैसे होती है, व्हाट इज़ द रैशनल बिहाइंड दैट, व्हाई इट इज़ डन, एंड व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ डूइंग ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी. सो दिस मेजर क्वेश्चंस यू कैन डू. दीज आर द डिफरेंट टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी. जैसे कि टेक्नोलॉजी सेल कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में दे सकते हैं, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैन बी थ्रू मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्रेंचाइजी दे सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एंड लास्टली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्ट्रैटेजिक अलायंसेस कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, दीज आर द 20 important long questions that I will suggest to revise for these exams, and I hope you will get a lot of questions from here and will be able to write the exams properly. And do revise, also make self studies, and thank you very much for watching this video.